नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमेस्टर 6 वालों का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि संगठन स्तर पर तनाव प्रबंधन के प्रमुख हस्तक्षेपों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों, आपके एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए आंसर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन आप उससे पहले जो है जितने भी प्लेलिस्ट में बना दिए गए हैं वीडियो, आप जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आंसर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है संगठन स्तर पर तनाव प्रबंधन के प्रमुख हस्तक्षेपों में तनाव के स्रोतों को संबोधित करना, तनाव के प्रभावों को कम करना, ये सब शामिल है। यानी सबसे पहले आप ये समझिए कि संगठन स्तर पर जो है तनाव प्रबंधन तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। हस्तक्षेप का मतलब हुआ उसे रोकने का प्रयास करना, टांग अड़ाना। हस्तक्षेप का मतलब यही हुआ, या फिर दखल देना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो तनाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो तनाव के स्रोतों को संबोधित किया जाता है, तनाव को प्रभावों को कम करना, ये सब शामिल है। इसके लिए क्या किया जाता है? कार्य संबंधी हस्तक्षेप है, जैसे कि काम को स्पष्टता और भूमिका का विभाजन करते हुए करना। व्यक्तिगत हस्तक्षेप है, जैसे कि कार्यशालाएं और परामर्श, यानी कि सलाह वगैरह लेना। और एक सहायक संगठनात्मक संस्कृति बनाना, जैसे कि प्रबंधन का समर्थन आवश्यक हो, ठीक है। नीचे हम लोग देखेंगे, ज़्यादा समझ आएगा। यानी आप सीधा समझिए, ये जो है इसको रोकने के लिए आपको स्रोतों को संबोधित करना है और तनाव के प्रभावों को कम करना शामिल है, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं तनाव के स्रोतों को संबोधित करना, जिसमें हो गया पहला कार्य संबंधित हस्तक्षेप, यानी कार्य की स्पष्टता, यानी स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियों परिभाषित करने से भ्रम और तनाव कम होता है। यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको स्पष्ट रूप से एकदम आराम से जिम्मेदारी के साथ कीजिए, ताकि जो है भ्रम वगैरह जो है तनाव वगैरह कम होता है और काम अच्छे से होता है। तो देखिए टेंशन भी कम होता है। दूसरा हो गया भूमिका का विभाजन। आप ये निश्चित कीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं या फिर कर्मचारियों की जो भूमिका है उसको जो है स्पष्ट तरीके से, ताकि वे क्या करना है किसके बारे में भ्रमित ना हो। यानी कई बार क्या होता है, बॉस वगैरह क्या करता है या फिर जो मालिक वगैरह है वो बोल देता है काम करो या तो फिर ऐसे करो वो। और मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जिनको पता नहीं होता, तो उनको अच्छे से बताएं, स्पष्ट तरीके से बताएं कि क्या करना है और कैसे करना है, ताकि वो भ्रमित ना हो और अच्छे से काम करें, जिससे उनका जो है स्ट्रेस को भी रोका जा सके। तो ये हो गया। फिर आगे दोस्तों नियंत्रण का अधिकार। कर्मचारियों को उनके काम पर नियंत्रण की भावना देना चाहिए, जैसे कि कैसे कार्य करना है, तनाव को कम कर सकता है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों। दूसरा हो गया संगठनात्मक डिजाइन और कार्य प्रवाह। तो ये आपका खा नंबर में है, जिसमें आपका पहला हो गया कार्यभार प्रबंधन। यह सुनिश्चित करें कि काम का बोझ उचित है और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम है। तो ये आपको निश्चित रूप से सुनिश्चित करना है। तो ये आपका हो गया। दूसरा हो गया लचीला कार्य समय। लचीले कार्य समय, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि कर्मचारी काम कर रहे हैं, कुछ देर पे आप जो है उसे थोड़ा सा गैप दे के, ब्रेक दे के थोड़ा सा उसे जो है अच्छे ढंग से काम कराया जा सकता है, क्योंकि लगातार काम जो है अच्छे से काम नहीं होता है और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा पैदा करता है। तो ये हो गया लचीला कार्य समय। आगे है प्रौद्योगिकी का उपयोग। प्रौद्योगिकी का उपयोग करना जो कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव ना डाले, बल्कि उनके काम को आसान बनाए। देखिए इसका उपयोग करने से क्या होगा, जो कर्मचारी है उसके ऊपर जो है फालतू का दबाव नहीं मिलेगा और उसका काम में भी जो है आसान तरीके से आसानी मिलेगी। तो ये हो गया। दूसरा हम लोग का है दोस्तों, देखिए तनाव के प्रभावों को कम करना, ठीक है, वो हमने देखा। ठीक है, अब देखेंगे इसके तनाव के प्रभाव को कम करने का क्या क्या तरीके हैं। तो पहले हो गया व्यक्तिगत स्तर पर हस्तक्षेप। व्यक्तिगत स्तर पर इसको जो है कुछ कदम उठाना। पहला हो गया परीक्षण या कार्यशालाएं। तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन और मुकाबला करने की रणनीतियों पर कार्यशालाएं आयोजित करना। यानी कि एक कार्यक्रम वगैरह जैसा आयोजित करना, जहां ये सब सलाह देना कि कैसे आपको जो है तनाव प्रबंधन करना चाहिए, समय प्रबंधन करना चाहिए और इससे लड़ने की रणनीतियां बनानी चाहिए। तो ये सब। दूसरा हो गया दोस्तों परामर्श सेवाएं, यानी सलाह देने की सेवा। कर्मचारियों के लिए गोपनीय परामर्श सेवाएं प्रदान करना चाहिए, जो उनके तनाव और चिंता से निपटने में उसकी मदद कर सकती है। तो ये आपका हो गया दूसरा, ठीक है।
आगे देखते हैं, तीसरा हो गया स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम। कई बार देखिएगा सरकारी योजनाएं भी लागू होती है, बहुत सारी योजनाएं वगैरह चलाई जाती है, स्कीम वगैरह चलाया जाता है। कर्मचारियों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि बढ़ावा देना, जैसे कि शारीरिक गतिविधियां, योग हो गया, ध्यान हो गया, इन सभी चीज़ों से जो है स्ट्रेस कम किया जा सकता है, इसलिए ये सब चीज़ को बढ़ावा देना। आगे दोस्तों हम लोग का सामाजिक समर्थन, कर्मचारियों को एक दूसरे से जुड़ने और एक सहायक कार्यस्थल संस्कृति बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि जो है एक दूसरे के साथ मिल के अच्छे तरीके से काम करके जो है अपना स्ट्रेस को जो है कर्मचारी कम कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग का खा है, बोल रहा है संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण। अब चलिए देखते हैं ये। तो पहला हो गया प्रबंधन का समर्थन होना चाहिए, जैसे मैनेजमेंट जो है उनका समर्थन, सपोर्ट होना चाहिए। नेताओं को कर्मचारियों के लिए उसके संवेदनशील होना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए, जिससे कर्मचारी को यह महसूस हो सके कि वे महत्वपूर्ण हैं, वो अच्छे से काम कर सकते हैं, उनके ऊपर दबाव कम पड़ेगा, उनके सपोर्ट में कोई है ऐसा उसे महसूस हो सके। फिर है खुला संचार, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां कर्मचारी अपनी चिंताओं को खुलकर व्यक्त कर सके, प्रबंधन उसका जवाब भी दे, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, ठीक है, इसको रोकने के लिए। आगे है प्रोत्साहन और मान्यता। दोस्तों कर्मचारियों, ठीक है, कर्मचारियों को उनके अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और मान्यता भी देना चाहिए, ताकि उनका जो है मनोबल बढ़े, उसे मोटिवेट मिले, उसकी प्रेरणा बढ़ जाए और साथ ही साथ जो है अच्छे से वो काम भी करे, उसको स्ट्रेस भी कम फील हो। तो ये करना चाहिए। अब तीसरा हो गया कि प्रबंधन द्वारा की जाने वाली क्या क्या भूमिकाएं हैं। मान लीजिए मैनेजमेंट, तो वो क्या क्या काम करेगा, क्या क्या भूमिका करेगी, जिससे जो है स्ट्रेस कम हो सके संगठनात्मक रूप से। तो देखिए पहला हो गया भूमिका का उदाहरण। प्रबंधकों को स्वयं तनाव प्रबंधन का उदाहरण पेश करना चाहिए, ताकि कर्मचारी उनसे सीख सकें। वो क्या करे, उदाहरण के साथ जो है उनको समझाने का प्रयास करे, उसके सामने उदाहरण पेश करे, ताकि जो है कर्मचारी अच्छे से समझ सके और स्ट्रेस को अपना कंट्रोल करके अपना काम भी अच्छे से निपटा सके। तो ये हो गया, ठीक है। आगे दूसरा सकारात्मक प्रतिक्रिया। कर्मचारियों को नियमित रूप से सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रशंसा देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा दोस्तों सहायता और समर्थन। जब कर्मचारी तनावग्रस्त हो तो सहायता और समर्थन प्रदान करना चाहिए, ताकि उनका तनाव जो है कम है। कई बार स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनको जो है उसको सहायता प्रदान कीजिए, उसको सपोर्ट दीजिए, तभी जो है कम हो सकता है स्ट्रेस वगैरह। तो ये सब चीज़ था दोस्तों जो हमने इस वीडियो में देखा। अब हम लोग इसका थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं कि तनाव प्रबंधन के लिए जो है एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, तभी तनाव को कम किया जा सकता है, जिसमें कार्य संबंधी हो गया, व्यक्तिगत, दोनों तरह के हस्तक्षेप शामिल हो। एक सहायक और लचीली संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण करना और कर्मचारियों को तनाव से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण और समर्थन प्रदान करना, तनाव को कम करने के लिए उत्पादकता को बढ़ाने में भी इसकी महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीज़ के कारण जो है तनाव को कम किया जा सकता है, तनाव प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर देना है, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।